तीसरी बार रहना नहीं बन पाएगा मुख्यमंत्री। हेमंत जी फिलहाल तो कांग्रेस को गड्ढा में डाल दिया ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस को कहा कौन गड्ढा में डाल पाएगा, इनके बाप दादा पुरखर जो थे ना वो तो डाल ही नहीं पाए, और ये लोग कौन डालने वाले हैं कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस किस तरीके से आप लोग बात करते हैं भाई, मतलब लेके आ जाते लिफाफा वगैरह, क्या लिफाफा लेके आ गए हैं क्या हेमंत शर्मा? कोई नहीं जीत नहीं, पाया। गोगोई जीत नहीं पाए। देखिए क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा, देखिए यही सबसे बड़ा बीजेपी का देखिए थिंक कि क्या बोलने के लिए हो गया ना। अरे भाई आपके जो वहां के अध्यक्ष थे वो नहीं जीत पाए, सीएम का फेस नहीं जीत पाया, गौरव गोगोई नहीं जीत पाया, ये क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे देखिए किस तरीके से हंगामा करने के लिए कि भाई उसको कोई पूछ नहीं रहा था, पूछ तो नहीं रहा था कोई आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा को। मुसलमानों को गाली दिया, घुसपैठियों को गाली दिया, फिर भी जीता ना जी। नहीं तो जीता तो मतलब आप सोचिए ना किस तरीका से जो बंदा मतलब कुछ भी अपशब्द बोल रहा, कुछ भी अपशब्द बात कर रहा, किसी को भी मारने की बात कर रहा, किसी को पेड़ा बनाने की बात कर रहा, किसी का जमीन हथिया लिया, किसी का पूरा घर बगान टी बगान हथिया लिया, वो इंसान जीत जा रहा। लेकिन जो इंसान सभ्य समाज के लिए बात कर रहा वो इंसान हार जा रहा, और वो भी फुल बड़ा जबरदस्त तरीके से हार रहा। तो मतलब सोचिए क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम सेटिंग कर कर जिस तरीके से किया, गणेश कुमार के हिसाब से जो धांधली तो है, धांधली तो है, कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव आयोग को कोसने के अलावा कुछ है बचा है? देखिए चुनाव आयोग को ये नहीं कि सिर्फ हम कोस रहे हैं या हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता कोस रहे हैं। आप जाइए कहीं पे भी, सड़क पे किसी से मिलिए, आम जनता से, किस तरीके से बोलता है भाई वोट तो हम देते हैं किसी और पार्टी को, जीत जाता है बीजेपी। बीजेपी आप लोग बेशर्मी की अरे तरह। तो नहीं क्यों लड़े, कैसे नहीं लड़ेंगे? आप अगर आज बोल रहे हैं चुनाव क्यों लड़ते हैं, ये आप वो मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं, मतलब मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, मतलब आपको सही बोल रहे हैं, आपको भी लिफाफा वगैरह मिल गया इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे? इन लोग का दिमाग देखिए क्या करेंगे मालूम, ये लोग क्या करेंगे भाई, अपने ही तरफ से किसी कैंडिडेट को पैसा दे के भर भर के खड़ा करेंगे कि हाँ ये पार्टी का, अब पार्टी का है या नहीं है कौन जान रहा है। बाद में देखिए कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, सपा में हो, बसपा में, कोई भी पार्टी में हो, आदमी लोग को आज के टाइम में देख रहे हैं आप किस तरीके से पार्टी में सत्ता में जीत रहे हैं, आ रहे हैं जीत के कांग्रेस के बैनर के नीचे और जाके बीजेपी में बैठ जा रहे हैं। तो ये हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हेमंत जी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो बीजेपी अगर बीजेपी नए चेहरे को मौका देती तो अच्छी बात है ना। नहीं तो ये बात तो अच्छी है ना कि मौका दे। हम लड़ाई हो रहा आप लोग, नहीं नहीं जीत का नहीं, देखिए जीत का जो लड़ाई हो रहा ना, बात बनेगा नहीं नहीं सीएम कौन बनेगा वो वहां पे अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तो वो जीती नहीं है, लेकिन अगर उसके हाथ में जिस तरीका से सीट आया है कि हाँ भाई हम इतना सीट से जीते और हमारी सरकार बनाएगी, मानी कराता तो केरल में सरकार छोड़ दीजिए, बोलिए हम नहीं जीते हैं। नहीं अरे आप यही आप लोग ना फंडा समझते नहीं। आप देखिए किस तरीका से भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था बंगाल, सुनिए केरल में आप जीते सुनिए ना, वही तो समझिए ना, आप बात समझते हैं नहीं तो केरल में जीते किस तरीका से, बंगाल और आसाम इसने चाह लिया। हाँ जीत कबूल मत कीजिए। नहीं कैसे नहीं कबूल करेंगे, तो फिर बंगाल में दिक्कत क्यों है? आप तो समझ, आसाम में दिक्कत क्यों, वही तो आप समझने नहीं चाह रहे ना जो समझा रहे हैं। देखिए इसको क्या चाहिए था ना, हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से आप सब तरीके से बात किया था आसाम के जनता के साथ, आसाम के लोगों का जिस तरीके से लूट मचाया था हेमंत बिस्व शर्मा ने, वो बंगाल को जीतने के लिए चुनाव आयोग के जरिए वो काम कर लिया। इसको चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, और बंगाल क्यों चाहिए था, सबसे बड़ा बिग पॉइंट इसका जो फाइनेंशियल सपोर्टर जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी बोलते हैं ये कि अडानी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है ये भारतीय जनता पार्टी का। आपको मालूम है ममता दीदी ने क्या किए थे, इसको जब बंगाल का पोर्ट मिला था ममता दीदी ने पोर्ट छीन ली थी अडानी से, और इस समय से ये लोग खुन्नस में बैठा था, और इसमें क्या हुआ, पूरा अडानी ने पैसा पानी की तरह बहाया, चुनाव आयोग पूरा सपोर्ट किया, देख लीजिए कितना फोर्स डाल दिया गया और वहां पे जीत लिया गया। हेमंत जी सीएम शपथ लेंगे या नहीं? नहीं देखिए हेमंत बिस्व शर्मा सीएम की शपथ ये तो अब उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि और कोई जाता वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो बोलते हैं पर्यवेक्षक, तो शायद अगर वो चुन के आ जाता किसी को, लेकिन जो कर रहे ना बंगाल में, देखिए नहीं देखिए बंगाल में जिस तरह से धांधली हुआ, आपको बताएं कि किस तरीके से अडानी को लेकर, अडानी के लिए बंगाल को भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से, सेना से, फोर्स से, पुलिस से, चुनाव आयोग से या अपने पूरे कैबिनेट मंत्री से या जितने भी स्टेट के उसके जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारे मुख्यमंत्री को वहां पे उतार दिया, और उसके बाद चुनाव जीतने के कगार पे आया। लेकिन किस तरीके से आया, वहां पे हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद कर। और अब देखिए कि आप जो बोल रहे हैं ना कि वहां पे क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने देंगे, भाई आप देखिए पूरी तरीका से सच सामने है। देखिए ममता दीदी क्या बोल रही है, 100 सीट का झोल हुआ, मतलब
घोटाला हुआ, 100 सीट का घोटाला हुआ वहां पे, इसको लेकर राहुल गांधी जी ने बोले, अखिलेश यादव जी ने बोले, जितने विपक्ष के नेता हैं सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये बात को चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि भाई इतने पूरे इंडिया गठबंधन जब एक सुर में बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे 100 सीट पे धांधली हुआ, तो आप उसका एक बार इंक्वायरी तो कराइए। आप लोग इसमें भी देखे होंगे एक सीट बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बोली कि यहाँ पे धांधली हुआ, उस सीट पे इलेक्शन करने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया। लेकिन यही देखिए आप 100 सीट पे, आप भाई 100 सीट पे नहीं करेंगे तो आप वहां पे, यानी आप कह रहे हैं जो 80 विधायक चुन के आए हैं टीएमसी के वो बेकार है? नहीं 80 विधायक चुनकर आए हैं वो फुल बहुमत से। अब जिस तरीके से टीएमसी को सपोर्ट किए, समर्थन दिए, वोट दिए वहां की बंगाल की जनता, यानी 80 वो जीत विधायक गया, ठीक है, वो जीत गया, ठीक है। और जिस तरीके से जो भारत, बीजेपी जीती वो गलत है? हाँ गलत नहीं है, किस तरीके से आप बोल रहे भाई, कैसे नहीं है गलत? आप बोलिए जो 77 सीट जीतने वाला आदमी और डायरेक्ट 207-8 सीट कैसे जीत जाएगा? किस तरीके से, मतलब क्या किया काम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में? उसका क्या जनाधार था? 77 सीट था, वहां पे कोई विपक्ष का सही तरीके से भूमिका नहीं निभा पा रहा था, और वो बात कर रहे हैं आप 208 सीट जीत गया वो। मतलब ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी, ये कह रहे हैं? ममता दीदी चुनाव नहीं हारी है, ये गणेश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और अडानी ने सब कोई मिलकर ये चुनाव को हाईजैक किया, हराया गया है। और बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी कह रही हैं कि हम रिजाइन नहीं देंगे, और वो नहीं देंगी तो बिल्कुल सही है। और बाकी अगर चुनाव आयोग फ्रंट पे आके नहीं बोलता कि हाँ भाई आप वीडियो दिखाओ, बोल रहे हैं कि तो चुनाव, इस्तीफा नहीं देंगे तो ये तो लोकतंत्र को चैलेंज करने वाली बात होगी ना, संवैधानिक जो ढांचा बना हुआ है उसको तोड़ने की बात होगी। नहीं आप अभी बोल रहे हैं लोकतंत्र को, संवैधानिक ढांचा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। संवैधानिक ढांचा को किस तरीके से तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? 2.5 लाख फोर्स सेना क्यों डाल दिया? ये क्या वहां पे इलेक्शन हो रहा था या वहां पे कोई जंग युद्ध चल रहा था? ये बताइए। मणिपुर पिछले कई साल से, 3 साल से जल रहा, वहां पे नहीं भेज सकते थे, लेकिन आपको चुनाव चाहिए जहां पे, वहां पे फोर्स सेना भेज रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए ममता दीदी कोई गलत नहीं कह रही, क्योंकि ममता दीदी जो कह रही है, कर रही, वो संवैधानिक जो अधिकार है लोगों का उसको बचाने के लिए। आप देखिए बंगाल में 24 घंटा नहीं हुए, वहां पे देख लीजिए किस तरीके से टीएमसी के पूरे ऑफिस पे किस तरीके से आगजनी हो रही है, कांग्रेस के ऑफिस पे आगजनी हो रही है, वहां पे मारा पीटा जा रहा है, किस तरीके से। अरे भाई आप चुनाव जीते हैं कि आप दंगा करने का लाइसेंस प्राप्त किए हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो गुंडा वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप लोग दंगा करने का लाइसेंस प्राप्त किए हैं क्या? और ये कौन करा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लोग हैं। और कौन है ये? आप बताइए। कोई भी होगा भाई, हम चुनाव जीतेंगे, हम जीते हैं भाई, खुशी खुशी मिठाई बांटेंगे, खिलाएंगे, खाओ खाओ भाई। हमें को पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चलने वाला बात करना चाहिए था ना। और ये क्या बंगाल में शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा? देखिए बंगाल में शपथ ग्रहण होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोच लेती है, जो चाह लेती है, वही करती है। लेकिन आप ममता जी कह रही हैं हम तो इस्तीफा ही नहीं देंगे। नहीं देंगी। वो क्यों कह रही हैं? वो कह रही हैं भाई हम सारे, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, हमें पूरे सीसीटीवी कैमरा चाहिए, जहां जहां पे वोटिंग हुआ वहां का सीसीटीवी वीडियो चाहिए, जहां पे कितना क्या परसेंटेज हुआ। आप बोलिए फॉर्म 70C मांग रही है, हर एक चीज तो प्रूफ मांग रही है ना। तो आप प्रूफ दीजिए कि मुझे मारा गया, वहां पे पीटा नहीं, गया। देखिए मारा गया, पीटा गया, आपने देखे होंगे किस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह पे, देखिए किस तरीके से ममता दीदी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग किस तरीके से एक महिला का अपमान कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगाकर उनको क्या ममता जी? अरे जेल क्यों जाएंगे? जेल जाने वाला भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार, देखिए सुनिए, देखिए इसके लिए ना आप बोल रहे हैं ना, जो इसमें हम आपको हमारे जननायक राहुल गांधी का भी बता रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार किए हैं, राहुल जी ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ इतना बड़ा जास्ती कर रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकली हमारी आपकी मतभेद होगी, लेकिन ये नहीं है ना कि आप जनता के साथ छल करने वाला काम करेंगे। आप जनता का जो जन अधिकार है उसको आपने छीनने वाला काम किए, इसलिए वो लड़ रही है। और इसलिए जननायक राहुल गांधी जी भी सपोर्ट में है, अखिलेश यादव भी सपोर्ट में है, ममता दीदी के, और सब लोग। ये जो भारतीय जनता पार्टी का ना जितना चोरी डकैत करने वाला काम किया, ये अब लास्ट स्टेज हो गया, और इसके आगे अब नहीं चोरी कर पाएगा ये लोग। ममता दीदी बोल रही है कि ना तो हमें कोर्ट सुन रहा, ना चुनाव आयोग सुन रहा। इस मामले में अब विपक्ष करेगा तो करेगा क्या? नहीं देखिए वो कह रही हैं जो बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बताइए, ये जो एसआईआर चालू हुआ था हमारे बिहार में, सबसे पहला एसआईआर चालू हुआ, 65 लाख लोगों का नाम कटा, उस समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया, कितना बार सुनवाई हुआ, हाँ भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या है सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हर एक संस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, तो वो क्या कर सकते हैं? हम आप जितना होगा भाई कोशिश करेंगे कि भाई हमारे जनता का जिस तरीका से संवैधानिक
अधिकार है कि हमारा एक वोट तो हमें देना जरूरी है, लेकिन ये अधिकार को छीनने वाला काम कर। सड़कों पे आने की जरूरत है विपक्ष को, क्योंकि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सभी संस्थाएं सुन रही नहीं है, तो एक ही उपाय बचा है कि सड़कों पे आना। नहीं देखिए, सड़कों पे आने के लिए देखिए अभी ये जो इंडिया गठबंधन का ऐसा थोड़ा एक मीटिंग वगैरह भी चल रहा और हो रहा कि हाँ अब सड़कों पे आएंगे, लेकिन सड़कों पे आने में क्या है ना, सबसे बड़ा समस्या कि हमारे देश के कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन जानते नहीं कि हमारा हिंदू धर्म है क्या आस्था हमारा बताता है, किस तरीके से हमारे हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए। ये लोग समझ रहे ना, ये जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से हुड़दंग धर्म का मजाक बना के रख दिया, कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जो भाई भगवान को भी इस तरीके से बेचने वाला, भगवान को इस तरीके से अपमान करने वाला काम कर रहा। जहां देखो भगवा झंडा लेके जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई राम है भाई, आप आस्था का विषय है, आप जाइए उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सही ढंग से उनके प्रति जो अपना भावना हो जताइए। लेकिन ये क्या, सड़क पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, मुसलमान को देख लेंगे टोपी वाले को जय श्री राम, इतने रुपया तो रिक्शा वाले को, लेकिन वो भी सीएम बनने जा रहे हैं। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है उसका महज एक ही मुद्दा रहा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। इससे हटकर कभी कोई बात नहीं की थी। कि हेमंत बिस्वा शर्मा, वो मैं कहूँगा किस तरीके की राजनीति करते हैं। बंगाल में जाकर उन्होंने पूरे चुनाव में कहा कि गोमांस बैन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ गोमांस बैन होना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहिए। लेकिन बंगाल में गोमांस बैन करने की बात करते हैं और अपने राज्य में असम में कहते हैं भैया गोमांस को घरों में खाओ। और एक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जब उनसे नॉर्थ ईस्ट पर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि वो गाय नहीं है, मिथुन है। तो ये भाजपा की दोगली नीति है। हिंदू मुसलमान महज किया है। अभी मान लीजिए 21 सीटें आई हैं, उसमें हेमंत जी कह रहे हैं। आपके बयानों में भी दोगलापन इसलिए दिखता है कि चलिए बंगाल में आपने कहा चोरी हुआ, घोटाला हुआ, धांधली हुआ, मान लेते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा साहब अगर खराब थे, नफरत फैला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तो वो जीते ना, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ना। देखिए सर, वो जनता पर डिपेंड करता है। पूरे असम में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने फैलाई, पहले हेमंत जी कांग्रेस में थे तो सेकुलर थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे। जब उन पर तमाम घोटालों के आरोप लगे तो वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी जो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, उस पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं। और उसी दिन से उनके आप इतने बयान उठा लीजिए, जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर हो और एक देश का, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और उसके बयान किस तरीके से नफरत के आधार पर असम को बर्बाद करने का काम और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है। हम देश के सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि उनके बयानों को चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले के जो उनके बयान हैं उनको संज्ञान में लिया जाए, और अगर उनके बयान भड़काऊ है तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये देश संविधान सबके लिए बराबर है, बिल्कुल बराबर। मुख्यमंत्री हो या कोई आम व्यक्ति हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो बीजेपी तो भाई इस चीज में माहिर है, वो तो सीएम पद से ही हटा देती, दूसरे को सीएम बना देती। नहीं तो फिर क्यों नहीं हटाया? हेमंत जी कहते हैं लगता नहीं है ना, जनता ने कबूल किया, उनको फिर से मौका दे दिया। नहीं, जनता ने फिर से मौका दे दिया हिंदू मुसलमान के नाम। जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी उन्होंने ये नारा दिया पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, लिखोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे? कभी ये नारा दिया? उन्होंने ये नारा दिया बटोगे तो कटोगे। 80-20, 4 की जगह 1 रुपया दो, इनको इतना परेशान कर दो, ये घुसपैठिए हैं। तमाम घुसपैठियों का सवाल आता है। 2016 के असम चुनाव में मेरे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे थे कि घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। 10 साल तक क्या मूंगफली छीलने का काम कर रहे थे? हेमंत बिस्वा शर्मा जी सीएम लायक है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है वो एक कसम खाता है, एक शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा, मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जात के, बिना किसी लोभ कार्य करूंगा ईमानदारी के साथ। तो जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ गया वो पहले संवैधानिक पद पर है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना उसका कोई धर्म है, ना कोई जाति है, वो संविधान की कसम खाता है। लेकिन अगर संविधान की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स हिंदू मुसलमान करे, जातियों की बात करे, भड़काने की बात करे, एक धर्म को टारगेट करने, डराने की बात करे, तो ऐसा व्यक्ति गाँव के सरपंच लायक नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम इसकी काफ़ी मजम्मत करते हैं कि ऐसे लोग देश चला रहे हैं जो देश को बांटने की और धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं।